एकच मिनिट. ओके, शुरू. नमस्ते। सबका स्वागत है। मैं राजेंद्र श्री कृष्ण भट्ट। मैं ठाणे जिले के अंबरनाथ तहसील में बेंशे करके गांव में 1990 से जैविक खेती कर रहा हूं। और मैं पैदाइशी किसान नहीं हूं। मैंने जगह खरीद करके मैं किसान बना हूं। तो पहला जो मेरा ध्येय था, आज भी वही है कि जीवन शैली निसर्ग पूरक होनी चाहिए और जीवन उद्दिष्ट जैविक प्रणाली अपना के जैविक खेती का प्रचार करना, खुद काम करके फिर लोगों को बताना इसमें दिक्कतें क्या आती है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ पे तकलीफ हो सकती है। तो अभी 33 सालों का तजुर्बा है और ये करते करते मैंने बंजर जमीन ली थी, तभी 1.5 एकड़ थी, अभी 5 एकड़ है। और यहाँ पे परिसंस्था यानी इकोसिस्टम और खेती, ये दोनों बनाने का प्रयास है। तो इकोसिस्टम में खेती होती है, लेकिन आजकल खेती में इकोसिस्टम नहीं है। तो जो हमारी समस्या आजकल उभर के जो दिख रही है, वो है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, क्वालिटी ऑफ एयर एंड क्वालिटी ऑफ वाटर एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो ये सब बचाते हुए, इसमें तरक्की करते हुए, क्वालिटी अच्छी करते हुए, क्या हम खेती कर सकते हैं? क्या हम अच्छी उपजाऊ लेके हेल्दी फूड खा सकते हैं? और हमारे थाली में जो हम जो खाते हैं, उसमें से ज़्यादा मेरी खेती में पैदा करने का प्रयास है। और उसके लिए जो करने की ज़रूरत है, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बायोडाइवर्सिटी, सॉइल कंजर्वेशन, ये सब हम गए 30 सालों से कर रहे हैं। धीरे धीरे उसकी जानकारी और ज़्यादा मालूम होने लगी और उसमें से थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजी सिस्टम चेंज करते हुए आज हम इस दौर पे गुजरे हैं, पहुँचे हैं कि हमारे यहाँ पे अभी मिट्टी का कार्बन है, वो 2 पॉइंट से ऊपर है, जो पहले 0.2 था। और उसकी वजह से हेल्दी प्लांट और प्रयास ये रहता है कि पौधे ने, फसल ने उसके गुणों के अनुसार फसल की उत्पाद दे। ज्यादा उत्पाद के पीछे प्रयास नहीं है, हेल्दी उत्पाद के लिए प्रयास है। और कुदरत के जो 4 बेसिक रूल्स है, वो रूल्स है उत्पत्ति स्थिति लय, दूसरा है परस्पर जीवन, इंटरडिपेंडेंसी, इंटर रिलेशनशिप, तीसरा है बायोडाइवर्सिटी और चौथा है नो वीआईपी। ये 4 खेती में करने का प्रयास चालू है और उसमें कुछ तक हद तक सफलता आई है। और बायोडाइवर्सिटी बनने की वजह से अभी तक हम 70% हमारे थाली का भोजन हमारे खेत से होता है। कुछ आदतें जो शहर से लगी हुई है, वो अभी तक चेंज नहीं हो पाई है। तो उसके लिए जैसे कि साबुन है, मूंगफली का तेल है, गेहूं की चपाती खाने की आदत है, ये अभी तक चेंज नहीं हुई है। तो ये धीरे धीरे बदल आएगा और किसी सिस्टम को ब्रेक करके नहीं करना है। यानी मेरे लिए मेरे घर वाले ने तकलीफ नहीं उठानी है। तो ये करते हुए हमारे यहाँ पे, और उसमें से जो अलग अलग फसलों की बायोडाइवर्सिटी है, यानी आम में अ, हजारों प्रकार है, धान में कई प्रकार है, नारियल में कई प्रकार है, उसमें से ज्यादा हमारे यहाँ पे कौन सा अच्छा होता है, उसका अनुभव लेके हम वो बनाने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे खेत में 53 टाइप्स ऑफ मैंगो है, जो 15 मई से जुलाई एंड तक उसका उत्पाद चालू रहता है। तो उसमें पिकल्स का है, जूस का है, काट के खाने वाला है,
हिंदुस्तान में कमर्शियल, मोस्टली कमर्शियल आम की वैरायटी 80 है, उसमें से मेरे पास अभी 53 है। अभी जगह खत्म हो गई, अभी आम लगाने के मौका नहीं है। लेकिन जो जो मेरे रीजन में हो सकता है, यानी हॉट एंड ह्यूमिड एंड हेवी रेन का जो क्लाइमेट कंडीशन है, उसमें जो हो सकता है वो सब हम करते हैं, स्पाइसेस से लेके चावल तक। और ये जो हमने अनुभव लिया है वो हम हमारे यहाँ सिखाते हैं कि प्रयास ये है कि जैविक खेती सब जगह फैले, आसानी से फैले, और उसके साथ जो आजकल उभर के समस्या दिख रही है, सॉइल हेल्थ, क्लाइमेटिक हेल्थ एंड ह्यूमन हेल्थ, वो अच्छी कैसे हो, तो उसका एक ही सॉल्यूशन दिख रहा है, वो है जैविक खेती यानी सेंद्रिय खेती। उसके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग स्टेजेस पे जाने के बाद वो नाम प्रूव हो जाते हैं। जैसे शुरू में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होता है, बाद में ऑर्गेनिक खेती होती है, उसके बाद में नेचुरल फार्मिंग होता है, और उसके बाद में सस्टेनेबल फार्मिंग हो जाता है। तो ये जो स्टेजेस है, ये स्टेजेस कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ दिस फार्म और कैपेसिटी डेवलपमेंट ऑफ जो करता है वहाँ पे उसकी, उसके अनुसार ये बदलाव उसमें हो जाता है। तो हम यहाँ पे खेत पे सिखाते हैं हर महीने को, 1 तारीख से 7 तारीख तक और 15 से 21 तारीख तक जैविक खेती के ऊपर यहाँ पे प्रशिक्षण होता है पूरे दिन भर। वो ऑफलाइन है। 14 सब्जेक्ट हम खेत पे सिखाते हैं, और ओकेजनली बीच में कभी कभी 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक धान का कल्टीवेशन और दूसरा मैंगो हार्वेस्टिंग। तो ये 2 कभी कभी ऑप्शनल होते हैं। तो ये जो क्लास होते हैं वो अभी हमारा 203वां क्लास अभी 1 तारीख से चालू होने वाला है। 1 अगस्त से 7 अगस्त ये क्लास रहता है। जैसे कि अभी आप ऑफलाइन पे ऑनलाइन के ऊपर क्लास को ज्वाइन हो, वैसे एक क्लास हमारे चालू है, वो है कृषि पाठशाला, जिसमें खेती में जो आदमी नया आया है उसके लिए खेती कैसे करनी है, क्या क्या उसको समस्या आती है, उसके ऊपर पूरे साल भर 45 सैटरडे ये क्लास रहता है। उसके 2 महीने हो चुके हैं। और एक ऑनलाइन पेड होता है और एक ऑनलाइन फ्री रहता है। जैसे आज का है वो फ्री है। फिर हमारे हम हमारे यहाँ से एग्रो टूरिज्म पे हम करते हैं, जो देखने के लिए, अनुभव लेने के लिए लोग आ जाते हैं। साथ में मेरा जो तजुर्बा हुआ है जैविक खेती का, उसकी मैं कंसल्टेंसी देता हूँ। और जो 70% मेरा जो खाना खेत से बनता है, बाकी का जो 30% है वो परचेस करने के लिए पैसा यहाँ से आ जाता है। प्रयास ये है कि हमारी सस्टेनेबिलिटी फाइनेंस से लेके फूड तक खेत से कवर हो, और वहाँ पे सॉइल से वाटर तक, क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड क्वालिटी ऑफ वाटर हर साल बढ़िया होनी चाहिए। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो फसल बढ़ेगी, उसकी इम्यूनिटी अच्छे रहने की वजह से हेल्दी प्लांट्स, सो इसे हेल्दी फूड। और जो ऋतु के अनुसार है, हम प्रयास ये नहीं करते कि ऑफ सीजन उसको कुछ उत्पाद मिले। जो ऋतु में मिलने वाला है वो ऋतु का ही हम प्रयास करते हैं। और एक खेती लगाते टाइम हमारे क्रॉप पैटर्न जो है, इट डिपेंड ऑन रेनफॉल। जैसे कि मेरे यहाँ पे रेनफॉल है 2400 मिलीमीटर। तो मेरे मेरे क्रॉप का टोटल वाटर डिमांड नॉट मोर देन 2000। तो हर साल मेरे ज़मीन के अंदर की ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होनी चाहिए, और इंक्रीज होते हुए उसकी क्वालिटी भी बदलनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पे रिजल्ट आना चालू हो गया है कि जैसे कि अभी हमारे यहाँ पे अ, जैसे जैसे बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स होने लगी, उस तरह से उसके ऊपर रहने वाले इंसेक्ट बढ़ने लगे। कोई कोई पेस्ट है, कोई प्रेडेटर है, लेकिन इंसेक्ट बढ़ने लगे। फिर उसका कंट्रोल करने के लिए नेचर की जो सिस्टम है, वो सिस्टम इम्प्लीमेंट होने लगे या इनवाइट होने लगी,
और वहाँ पे रेप्टाइल से लेके बर्ड्स तक बायोडाइवर्सिटी डेवलप हो गई। अभी हमारे फार्म के ऊपर एक मेरा यंग दोस्त है संतोष जैसा, वो गए 5 सालों से बर्ड का आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, और उसने हमारे फार्म पे 144 टाइप्स ऑफ बर्ड्स आइडेंटिफाई किए। उसकी लिस्ट हमारे पास है, उसको फोटो हमारे पास है। तो उसने ये प्रयास करके ई बर्ड साइट करके होती है, तो ई बर्ड साइट के ऊपर निसर्ग मित्र, हमारे फार्म का नाम निसर्ग मित्र है। निसर्ग मित्र इज हॉटस्पॉट, यानी पेस्ट कंट्रोल की जो नेचुरल सिस्टम है, प्लांट को तकलीफ देने वालों की कंट्रोल करने की सिस्टम, यानी फूड चेन, वो वहाँ पे धीरे धीरे डेवलप हो रही है, कुछ हद तक हो गई है। तो इसलिए अभी हम उसको हम क्लेम कर सकते हैं दिस इज नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि वहाँ पे मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन होगा। तो ह्यूमन का रोल इतना ही होगा कि सीड लगाना है, रीजन के अनुसार सीजन के अनुसार सीड लगाना है, और उसका जो उत्पाद है उसको उतनी स्पेसिंग देनी है जितना बढ़ने के लिए मौका मिले। और कई सालों से हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि मल्टीलेवल मल्टी क्रॉपिंग, यानी एक ही जगह के ऊपर 30 दिन की फसल, 70 दिन की फसल, 90 दिन की फसल, 120 दिन की फसल, 8 महीने की फसल, एक ही जगह पे। तो हमारी खेती जो है, अभी जो खेती नॉर्मल खेती है क्यूबिक स्क्वायर मीटर में होती है, हमारी खेती स्क्वायर क्यूबिक मीटर में है। यानी मेरे नारियल का झाड़ 40 फुट ऊंचा है और जमीन के नीचे हल्दी है, तो हमारी खेती जमीन के नीचे 2 फीट से 40 फीट तक क्यूबिक मीटर में है। तो ऑटोमेटिकली उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी अलग अलग चीज़ें कम जगह में होती है। और जो नेचर का रोल है नंबर 2, इंटरडिपेंडेंस एंड इंटर रिलेशनशिप, वो वहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे खेती करें। मेरा एक यूट्यूब चैनल है छोटा सा, जिसमें हम कुछ वीडियो बना के रखते हैं, जिसके आपकी खेती आसान हो जाए। जैसे कि हल्दी है, हल्दी कैसे लगानी है, कब निकालनी है, उसका प्रोसेस कैसा करना है, ये सब यूट्यूब के ऊपर हमने छोटी छोटी फिल्म बना के डाला है। आप भी ज़रूर देखना, और आपको कुछ उसमें और गलत लगे तो हम मुझे बता देना, उसके ऊपर कमेंट में डाल देना कि ये हमें पसंद नहीं आया, ये गलत लग रहा है। और आपको जो और कुछ चाहिए तो वो भी रखना कि सर इसके ऊपर भी एक कुछ वीडियो बनाओ, तो हमें हमारे काम में तसल्ली थोड़ी सी मिल जाएगी। तो आज का हमारा विषय इसके रिलेशन में है कि क्या आज का विषय क्या है? जोशी मैडम? चलो प्रश्न पूछे। हाँ, वो तो प्रश्न किसके बारे में लेकिन? सर, फार्मिंग, नेचुरल सेंद्रिय शेती ओके, वेरी त्याबद्दल. गुड, वेरी गुड। आपका स्वागत है। आप सब लोगों ने प्रश्न डाले होंगे। समय के अनुसार उसमें से हम कितने के उत्तर दे पाए, प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा देने का। कई प्रश्न ऐसे होंगे कि इतने लोगों में से रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएंगे वो, तो उसमें से जो प्राथमिक सवाल होंगे उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा मेरे पास जितना ज्ञान है उसके अनुसार। ऐसा नहीं होगा कि मैंने जो बताया वो 100% सही होगा, सही होने की संभावना हो गया है। और हर एक चीज का बेसिक रोल नेचर है, और हर एक नेचर अलग अलग है। यानी सोलापुर में जो पेस्ट कंट्रोल करने का काम करने वाले जीव होंगे वो कोकण में नहीं होंगे, और हिमालयन फुटहिल्स में होंगे और राजस्थान में नहीं होंगे। लेकिन सॉल्यूशन है हजारों सालों से। तो हमें हमारे यहाँ की प्रकृति जो है उसको ध्यान में रखते हुए, वो जो सिस्टम वहाँ पे डेवलप हुए हजारों सालों में, वो वहाँ पे कैसे आ जाए और वो चैन से कैसे रहे, यानी कंफर्ट जोन उनका कैसे बनाए। खेती और दूसरी कुछ नहीं है, कंफर्ट जोन बनाना पौधों के लिए या वहाँ पे रहने वाले जीवों के लिए। देयर इज अ सेल्फ कंट्रोलिंग मेथड, वो हमें हमारे यहाँ पे शुरू में हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। धीरे धीरे वो खुद की खुद कंट्रोलिंग सिस्टम बन जाएगी।
सावी गुरुजी जो जैविक खेती के बुजुर्ग है थे, पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले, तो वो खेती को ये कहते हैं स्वयं पोषी स्वयं पूर्ण। हमारे यहाँ पे स्वयं पोषी हुई है, लेकिन स्वयं पूर्ण नहीं हुई है, क्योंकि हमें उसको इरिगेशन करना पड़ रहा है। तो इरिगेशन भी जब रुक जाएगा, तब हम उसको क्लेम कर सकते हैं स्वयं पोषी स्वयं पूर्ण। तभी वो 80-90% स्वयं पोषी स्वयं पूर्ण बन चुकी है, 100% तो नहीं बनी है। तो अभी हमारे सवाल संतोष जी शुरू शुरू करेंगे। चलेगा। विनीता चौहान जी है, उन्होंने प्रश्न पूछा है, सर हाउ टू कन्वर्ट अ फार्म फ्रॉम अ केमिकल टू ऑर्गेनिक लैंड एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक? बड़ा कठिन सवाल है, कम समय में उत्तर देना कठिन है। सवाल कठिन नहीं है। एक उसका बहुत ही आसान ये है, उत्तर है कि कितना समय लगेगा, ये पहला उत्तर देता हूँ। जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है, तब हम उसको जो देखभाल उसकी करते हैं, नन्हा यानी शिशु, बाल, फिर तरुण, तरुण में भी उतनी देखभाल करते हैं? तो नहीं। जो शिशु अवस्था है, वो खेती की हो या हमारे घर में पैदा हुए वाले किसी गाय की हो या मेरे बेटे की हो, उसको शिशु अवस्था में मुझे देखभाल करनी ही पड़ेगी। तो ये जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, वैसा वैसा उसको हम प्रयास करेंगे कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, सेल्फ डिसीजन ले, और उसको डिसीजन लेने के लिए हम मदद करेंगे। उसी तरह से हम जब खेती शुरू करेंगे, तब खेती शुरू करते टाइम क्या बंद करना है? तो केमिकल डालना बंद करना है, अगर डाल रही हो तो। क्या करना है? हमारे थाली के जो जो हम बना सकते हैं वो बनाना है। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप आ जाएगी। जैसे कि हमारे भगवान के फूल जो है, हर भगवान के फूल अलग है और हर भगवान के पत्ते अलग है। हम सिर्फ भगवान के लिए अगर फूल और फूल के झाड़ लगाए, पत्तों के झाड़ लगाए, इस बिकम ए बायोडाइवर्सिटी। एंड वो जो पत्ते और फूल है, और नॉर्मली जो समस्या आती है, हवा के बदलाव से आने वाली बीमारियां, उसके सॉल्यूशन है। तो अगर वो मेरे लिए सॉल्यूशन है, तो जमीन के लिए भी सॉल्यूशन है, क्योंकि वात पित्त कफ और ऋतु का प्रकोप होने से हर जीवों को कम ज्यादा तकलीफ होती ही है। तो ये आज तक हम पोषण और संरक्षण जो केमिकल का कर रहे थे, वो करने की जरूरत नहीं होती। अगर मिट्टी अच्छी बन गई, तो इम्यूनिटी बढ़ जाती है। जैसे कि हम हमारे में हम जहाँ क्राउड में से घूमते हैं, वो क्राउड में टीबी के पेशेंट है क्या? हमें टीबी हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? तो हम अच्छी हेल्थ रखते हैं, अच्छी साफ सफाई रखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, समय पे खाते हैं, तो हमारे में इम्यूनिटी बन जाती है। उसी तरह से मिट्टी की इम्यूनिटी, मिट्टी अगर अच्छी हो गई, तो उस वहाँ पे बढ़ने वाले पौधे अच्छे बढ़ जाते हैं, उनको इम्यूनिटी आती है। तो कंफर्ट जोन फॉर माइक्रोब्स, यानी ऑर्गेनिक मैटर, मॉइस्चर एंड मल्चिंग, ये अगर हम प्रयास करेंगे शुरू करना, तो हमारी खेती धीरे धीरे जैविक खेती में बदल जाती है। पोषण जो है, हम यूरिया डाल के नाइट्रोजन दे रहे थे, उसके बदले में हम नीम की फली डाल के नाइट्रोजन देंगे, तो सॉइल बॉर्न पेस्ट एंड डिसीज भी कंट्रोल हो जाएंगे, और धीरे धीरे उसका गलन होगा, और धीरे धीरे ही नाइट्रोजन मिलेगा। तो उसको ज़्यादा नाइट्रोजन मिलने से होने वाली तकलीफ जो है, बीमारी नहीं आएगी। तो ये शुरू से अगर हम लोग अच्छी तरह से सॉइल के ऊपर ध्यान दें, उसके कार्बन के ऊपर ध्यान दें, मॉइस्चर के ऊपर ध्यान दें, तो हमारी जैविक खेती हो सकती है, जो मैंने अनुभव लिया है और दुनिया के कई लोगों ने अनुभव लिया है। जैसे कि अभी पाड़ेकर गुरु जी का जीवामृत जो है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हिंदुस्तान में कई लोगों ने अच्छी तरह से एक नई नई अलग अलग रीजन के अलग अलग उपाय वहाँ पे आपको दिए हैं।
आप जिस रीजन में रहते हो वहां पे जो नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है, एक बेसिक कंसेप्ट है, एक ने छोड़ा हुआ दूसरे का खाना होता है। यानी झाड़ का पत्ता नीचे गिर गया तो जमीन के अंदर के केंचुओं का और माइक्रोफ्लोरा का खाना है, और उन्होंने जो छोड़ा, अर्थवर्म ने जो छोड़ा, अर्थवर्म कास्ट, वो झाड़ का खाना है। यानी एक का त्याज्य दूसरे का फूड होता है। तो ये अगर जगह पे ही गलन होता है उसका, तो हमारी सॉइल की क्वालिटी एंड सॉइल न्यूट्रिएंट धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, और उसके साथ रहने वाले सजीव वहां पे आके हमारी खेती यानी प्लांट को अच्छा करने का प्रयास कर लेते हैं। हर एक प्लांट अपने जड़ों से और हवा में गंध छोड़ के उसके दोस्तों को बुलाता है, और उसके साथ कभी कभी उसके शत्रु भी आ जाते हैं। तो शत्रु के पीछे उनको खाने वाले भी आ जाते हैं, दे आर इनवाइटेड। जैसे कि मधुमक्खी आती है क्योंकि फूल उसको हनी देता है, मधुमक्खी इज इनवाइटेड फ्रॉम द ट्री। तो ये जैसे आने वाली है, उसी तरह से जमीन के ऊपर कार्बन गिरेगा और मॉइस्चर रहेगा, तो अर्थवर्म आने वाले हैं। तो ये सब धीरे धीरे आ जाएंगे और आपकी खेती जैविक हो जाएगी। शुरू में हम गोबर खाद देंगे, कंपोस्ट खाद देंगे, जीवामृत देंगे, वो तो जरूरी देना पड़ेगा, और उसको स्पून फीडिंग करना पड़ेगा, जैसे हमारे शिशु अवस्था में हमने घर के परिवार के बच्चों को दिया था। चौहान मैडम, इतना काफी है आपके लिए? कितना टाइम लगेगा उसके लिए? यस सर, धन्यवाद। आपकी हिसाब से? संतोष जी, दूसरा हेलो, सवाल। उसके लिए शायद कितना टाइम लग सकता है? वो हाँ, क्वेश्चन का एक उसके लिए सवाल हाँ, था, ठीक है, उसके ठीक लिए है। टाइम कितना? उसके कितना लग सकता है? मैडम, आप क्या सीखी हो? आपका शिक्षण क्या है? सर बीकॉम। बीकॉम। स्कूल में एंट्री की तभी बीकॉम सीख लिया? नहीं सर। ओके, यानी मैं पहले शिशु वर्ग में गई, छोटा शिशु से बड़े हाँ शिशु में गई, फिर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, फिर कॉलेज। इसको जितना समय लगता है उतना ही समय जैविक खेती को लगता है। उसके कुछ बरं. स्टेजेस है, जैसे कि मैं घर में बैठ के एसएससी कर सकता हाँ हूँ, तो घर में बैठ के डायरेक्ट में एसएससी को एग्जाम दे सकता हूँ। उसी तरह से अगर अच्छी तरह से मैंने प्रयास किया, तो प्राइमरी जो एजुकेशन है 11वीं तक का, वो 5 साल में हो सकता है। तो कम से कम हमें जैविक खेती अच्छी तरह से करने के लिए 10 साल तो जरूर लगते हैं। जैविक खेती इट इज नॉन स्टॉप प्रोसेस। आज की कल खत्म हो गया ऐसे नहीं रहती है। आपके घर में जो आटा है, साल भर का आटा लाया है क्या, पूरी जिंदगी का आटा लाया है, क्या हफ्ते का आटा लाया है? तो आटा तो खत्म होने वाला है। गेहूं से शायद साल भर के होंगे, आटा हफ्ते भर का बनाया है, रोटी आज की दिन की बनाई है। उसी तरह से हाँ जब हम जैविक खेती करते हैं तो वो खत्म होने वाला है, उसके कंज्यूम होने वाला है। कंज्यूम होने के बाद फिर से हमें रिफिल करना पड़ेगा, मोबाइल रिचार्ज करना पड़ेगा ना। उसी तरह से जमीन को रिचार्ज करने की सिस्टम नेचर ने बनाई है, वो फॉलो करनी पड़ेगी, तब तक हमें रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये करने के लिए 10 साल तो लगते हैं। और टोटल फार्म इज अ लाइव एलिमेंट, तो उसमें का हर एक जीव का कंफर्ट जोन और प्रॉब्लमेटिक जोन ये होते ही है। वो ऋतु के अनुसार भी होते हैं। तो हमें सिर्फ ये ख्याल रखना है कि भाई अभी ये सीजन है, ये ऋतु है, इसमें मैं क्या काम करूं जिससे मेरे माइक्रोफ्लोरा को आसानी से सर्वाइव होने में तकलीफ नहीं होगी। वी हैव टू मेंटेन द माइक्रोफ्लोरा इन द सॉइल, एंड माइक्रोफ्लोरा उसके ऊपर ही बढ़ेगा जब सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर रहेगा। तो खेती ये 3 चीजों का खेल है: ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, मॉइस्चर इन द सॉइल,
एंड माइक्रोफ्लोरा इन द सॉइल, उसके ऊपर पूरी सृष्टि डिपेंड है, क्योंकि वनस्पति के ऊपर हम डिपेंड है। तो वनस्पति अच्छी बढ़ने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, और उसके साथ साथ सेकेंडरी जो है वो है क्लाइमेटिक जोन, इज कॉल्ड एज एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो हर एक एग्रो क्लाइमेटिक जोन के पौधे अलग है, फसल अलग है, उसकी वैरायटी भी अलग है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आम के दशहरा लंगड़ा बहुत फेमस है, और कोकण रीजन में हापुस फेमस है। तो यहाँ पे दशहरा लंगड़ा होगा क्या? होगा, इतना बढ़िया नहीं होगा जैसे उत्तर प्रदेश में बनता है। और वहां पे हापुस बनेगा क्या? बनेगा, इतनी पैदावार भी नहीं देगा और इतनी क्वालिटी भी नहीं देगा जैसे कोकण की मिलती है। तो ये जो है रीजनल सीजनल, ये सब क्रॉप कुछ भी होने दो, वो डिपेंड है पूरे वर्ल्ड में ऑन द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, मॉइस्चर इन द सॉइल, एंड ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इन द एयर। हम्म, पुढचा हाँ अगला सवाल आशुतोष कुंठेकर जी का है। हाँ उनका सवाल ये है कि अरुणाचल प्रदेश में हमारे यहाँ पूरे वर्ष हर महीना कुल 6000 मिमी वर्षा होती है। हम्म, इस वर्ष फरवरी से अनियमित वर्षा से दोबारा धान की लागत नहीं हो सकी है। ऐसे समय व्यवस्थापन में क्या-क्या बदलाव करना चाहिए? रेज बेड पर धान लागत बीज को अंकुरन करके ठीक होगा क्या? प्रश्न परत वाचू का? नहीं, सवाल आशुतोष जी का अच्छा है। धान की समस्या थोड़ी सी अलग है। धान का अंकुरण होने के बाद उसको अगर पानी मिला, अच्छा पौधा, जैसे शिशु अवस्था से बाहर आने के बाद बाल अवस्था में पौधा होगा तो उसको उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन शिशु अवस्था में बारिश ज्यादा गिरी तो सड़ जाता है। अभी ये साल बारिश की वजह से हमारी खेती की जो रिप्लांटेशन हमने किया था धान का, वो 90% मर गया। अभी हमारा फिर से नया लगाना चालू है। तो उसमें सिर्फ हमने ये बदलाव किया है कि हमारी पहली फसल जो थी वो 130 दिन की थी, अभी की जो है 90 दिन की है। तो हमने वैरायटी चेंज की, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन, बारिश खत्म होने का समय और बाकी के धानों का हार्वेस्टिंग का समय एक आना चाहिए। तो जैसे जैसे देर से हमारा फिर से रिप्लांटेशन करना पड़ेगा, तो हमें वैरायटी कम दिन की लेनी पड़ेगी। और धान में तो ऐसी कई वैरायटी है, 60 दिन से 180 दिन तक। तो आपके यहाँ पे जो हो रहा है वो सब हिंदुस्तान में हो रहा है, और ये बढ़ने वाला है, क्योंकि हमने जो क्लाइमेटिक चेंजेस को सपोर्ट किया है पूरे वर्ल्ड में, उसकी सजा हमें मिलने वाली ही है। तो हमें एक के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। ज्यादा करके पहाड़ी इलाके जहाँ पे है, वहाँ पे मिलेट्स अच्छे होते हैं, और वाइल्ड वेजिटेबल्स भी बहुत बढ़िया मिलते हैं, ट्यूबर्स अच्छे होते हैं। तो हमें सब्स्टिट्यूट ग्रेन्स को सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा। और हमारी फूड हैबिट्स क्लाइमेटिक चेंज की वजह से थोड़ी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। तो रेज बेड में समस्या ये आती है कि खरपतवार का नियंत्रण करना बहुत तकलीफ हो जाती है। हम हल चला के कीचड़ बना के रिप्लांटेशन इसलिए करते हैं कि वीड कंट्रोल के लिए सबसे आसान तरीका वो है। रेज बेड के ऊपर हम हाथ से डिवीडिंग नहीं कर पाएंगे। रेज बेड में फसल अच्छी आएगी, नो डाउट, लेकिन पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स राइस का पर हेक्टर जो है, उतना रेज बेड पे ऊपर हम कर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। फसल आएगी, बढ़िया आएगी, और उसमें से हमें थोड़ी सी और एक दिक्कतें आने की संभावना है, जो हमारे यहाँ हमें दिख रही है, कंफर्म नहीं हुई है, कि ऑर्गेनिक मैटर बेड में ज्यादा होने की वजह से उसकी ऊंचाई ज्यादा बढ़ेगी फसल की, फिर वो बारिश में गिरने का मौका ज्यादा है, संभावना ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि हाइट जो है क्रॉप की, जो कमर तक होनी चाहिए वो कंधे तक हो जाएगी। जैसा ऑर्गेनिक मैटर सॉइल का बदलेगा, ज्यादा अच्छा होते जाएगा, वैसे डार्क वैरायटी भी टॉल हो जाएगी, क्योंकि कार्बन अच्छा मिलेगा, माइक्रोफ्लोरा अच्छा रहेगा, और उसमें हमारी क्रॉप की ऊंचाई ज्यादा बढ़ेगी।
तो शायद आशुतोष जी है। जी बिल्कुल काका। हाँ, तो आपको आज नेट मिल गया, बहुत हमारा भाग्य है कि जी आपका जी आवाज सुन पा रहे हैं। क्योंकि अभी मिल गया, 2 मिनट पहले मिल गया मुझे। अरे आपके सवाल के समय ही मिल गया, बहुत अच्छा। हाँ एकदम एकदम, धन्यवाद काका। ओके, ठीक है। हाँ ठीक है। तीसरा सवाल दीपाली जी का है। उनका पहला सवाल ये है कि ग्रे वाटर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, कैन वाटर फ्रॉम द शॉवर एरिया इन द फार्म हाउस बी डाइवर्टेड और ट्रीटेड बिफोर बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर? शायद आज हमारा जो प्रोग्राम है कृषि पाठशाला, उसमें डॉक्टर गोखले पानी के ऊपर लेने वाले हैं। फिर भी मैं बताता हूँ, क्योंकि सब यहाँ के उसमें ज्वाइन नहीं है, कि हमारा जो ग्रे वाटर है, वो ग्रे वाटर में हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अगर मैं फिनाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो फिर वो फिनाइल, या मैं एसिड यूज कर रहा हूँ टाइल साफ करने को, वो कितना डाइल्यूट होता है, और उसके उसके जो खराब चीजें जो है, ऑर्गेनिक मैटर अगर उसमें है, वो तो आसान से हो जाएगा। फिर हमारी परंपरा यह कहती है कि हमारे किचन का पानी जो बाहर आता है, या टॉयलेट का पानी बाहर आता है, वहाँ पे बढ़ने वाली फसलें अलग है। जैसे कि केला है, पातरा है, जो पानी में, ज्यादा पानी में बढ़ने की संभावना है। और ये पानी वनस्पति की जड़ों से क्लियर हो सकता है। डॉक्टर अजीत गोखले के जो काम करते हैं, उनको मैं कभी कभी मदद करने को जाता हूँ। तो वहाँ पे एक बेल्लारी में, कर्नाटक में, उनका एक प्लांट है। 10 लाख लीटर पानी दर रोज आता है, WC से भी आता है। और वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 1.5 एकड़ में हमने वनस्पतियों के मदद से किया है। और बाजू में रोड के एक साइड ये प्लांट है, और दूसरे साइड ऑफिसर्स कॉलोनी है। तो उसमें नो बैड स्मेल। और जो पोल्यूशन बोर्ड को COD BOD जो लगता है, उससे आधा ये सिस्टम से आ जाता है। यानी उनको चाहिए, समझो मिनिमम 50 होना चाहिए, तो हमारे इसमें 25 आ जाता है। तो ये बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। वनस्पति की जो जड़ें है, वो अच्छा खा, उसमें से जो ऑर्गेनिक मैटर खा लेते हैं, और उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा डेवलप करते हैं। तो इसकी वजह से ग्रे वाटर हमारा अच्छी तरह से काम में आने वाला है। आगे आगे ये हमें काम करना ही है, क्योंकि पानी कम होने वाला है। और जो पानी है, उसका हमें अच्छी तरह से इस्तेमाल करके, इस कॉल्ड एज वाटर प्रोडक्टिविटी, 1 लीटर पानी में हम कितने फसल उगा पाएंगे। अभी इजराइल इसके ऊपर काम कर रहा है। हमारे यहाँ पे अभी तक हम लोग सॉइल के ऊपर भी नहीं, सीड प्रोडक्टिविटी के ऊपर है। सीड के प्रोडक्टिविटी के बाद में सॉइल प्रोडक्टिविटी, बाद में वाटर प्रोडक्टिविटी। तो ये आप सोच रहे हो, बहुत अच्छा सोच रहे हो। आपका जो ग्रे वाटर है, वो फिल्ट्रेशन, बिना फिल्ट्रेशन भी आप यूज कर सकते हो। सिर्फ क्रॉप थोड़े चेंज करने पड़ेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से करना पड़ेगा। नहीं तो एक ही जगह पानी ज्यादा हो जाएगा, तो समस्या होगी। दीपा जी, और आपका दूसरा सवाल क्या था? संतोष? सर हाँ, ये वही दूसरा सवाल था। हाँ, बट प्रश्न मेरे को वही पूछना था कि अभी मैं बायो एंजाइम्स मतलब वो भी मैं बनाने को रखा है वहां पे वगैरह, जो फूड वेस्ट से होता है। तो मेरा प्लान था कि वो क्लीनिंग के लिए यूज करके, जो वो वाटर जो आता है शॉवर एरिया में जो होता है, साबुन मैं कितना तक कंट्रोल कर सकती हूँ, अपना नहाने का साबुन पता नहीं, बट वो जो शॉवर एरिया का जो क्लीनिंग का एटलीस्ट आई कैन कंट्रोल। एंड मैं सोच रही थी कि जैसे आपने बोला, वो पानी डाइवर्ट करके वो यूज करूँ, एंड यूज इट फॉर माय बनाना सर्कल्स और पपाया सर्कल्स और यहाँ पे। पपाया को तकलीफ होगी थोड़ी शायद, बनाना को नहीं होगी। ओके सर, ओके। और दूसरा जो है, आप EM सॉल्यूशन अगर उसमें टाइल्स वॉशिंग के लिए यूज करोगे, तो ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि आप जो बनाने वाले हो, एंजाइम बनाने वाली हो, वो थोड़ा सा एसिडिक होता है। ओके, अच्छा। तो EM सॉल्यूशन आज सब जगह मिलता है।
उसका कल्चर बना के आप फिर से आपका खुद का EM बना सकती हो। और उसके हाँ, तो डायरेक्टली सर वो अगर मैं वो छोड़ू वो वनस्पति केस में तो चलेगा है, उसको चले, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत? जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, उसका स्ट्रेस ज्यादा कम हो जाएगा वनस्पति का। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। उनका ही ओके। दूसरा प्रश्न ये है कि vegetable planted are being infected by a big black ants. How to tackle an ant problem on the farm and protect the vegetables? मैं समझ नहीं पाया। उन्होंने ऐसे कहा सर कि वो हाँ बोलिए, आप पूछिए चलेगा। अच्छा सर वो जो मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स लगाए थे जैसे कि दूधी है वगैरह, तो दूधी पे बहुत एंड्स उसको आके खा रहे। मैंने नीम का वो थोड़ा सा वो उस पे ये भी किया था, शॉवरिंग भी किया था, बट थोड़े देर बाद अभी बारिश में मैंने देखा है कि वो एंड्स मतलब ब्लैक एंड्स आके उसको मेरी दूधी को वगैरह खा रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्फेस्टेशन हो रहा है। तो उसको कैसे कंट्रोल करें, मतलब थोड़ा इन्फेस्टेशन। पहला सवाल ये है कि आपकी खेती कहाँ पे है, वहाँ का रेनफॉल कितना है, और आपके जमीन में वाटर लॉगिंग कितना हो रहा है वहाँ पे। क्योंकि ज्यादा पानी होगा तो वनस्पति बीमार हो जाती है, माइक्रोफ्लोरा काम नहीं कर पाता है। और माइक्रोफ्लोरा काम, अरबिक कंडीशन ब्रेक हो गई तो माइक्रोफ्लोरा काम नहीं करेगा, झाड़ को जितना भोजन चाहिए उतना नहीं मिलेगा, तो कम भोजन हो जाएगा तो झाड़ बीमार हो जाएगा, फिर उसको कीड़े लगने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आपके यहाँ पे रेनफॉल कितना है, आपका लोकेशन कहाँ पे है, और आपने प्लांटिंग जो किया है वो कौन सी वैरायटी का दूधी की वैरायटी लगाई है। क्योंकि एंड जो आ रही है, एंड यानी किसी के कैरियर है, एंड ज्यादा कैरियर रहती है पेस्ट की। और ओके, बरसात में उसके ऊपर रिपेलेंट छिड़काव नहीं कर सकते क्योंकि वो बह के जाने वाला है। फिर उसके ऊपर बायो पेस्टिसाइड जो है, जैसे कि अ, अभी पेस्ट जो है दिख रही है आपको, तो वो है घूमने वाली, तो उसमें आप बिहेवियर बेसियाना स्प्रे करोगी और 2 घंटा बारिश नहीं गिरेगा तो चलेगा, फिर उसका कंट्रोल, नॉकडाउन इफेक्ट नहीं मिलेगा लेकिन कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन पहला मुझे ये लग रहा है कि आपका दूधी के पौधा बीमार है, वहां पे वाटर लॉगिंग है। सर वहां पे मैंने रेस्ड बेड पे बनाया था, मतलब नहीं, रेस्ड बेड बना के उसको बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल। टाइल में उसको कवड़ा लगा के साइड से ताकि वो क्रैप्स वगैरह ना आए, वैसे मैंने किया था। हम्म, और ये मुरबाड में है, हाँ मालशेज घाट के करीब है, तो हाँ बारिश काफी होती है। हाँ। तो अभी अभी जो लगातार बारिश 20 तारीख से है, उसमें ये समस्या है कि उसके पहले की समस्या है। ये उसके पहले की थी, मतलब एक मॉनसून आके गया उसके बाद की थी ये। हम्म, करीबन बारिश ये लगातार बारिश चालू होने के पहले ही इन्फेस्टेशन हो रहा था। अच्छा, तो बिहेवियर स्प्रे करके देखिए। और जो कौला है, कौले से पानी बाहर आता है क्या वो भी देखिए। अच्छा ठीक है सर, हाँ। क्योंकि कौला एक वन टाइप ऑफ टाइल्स जो पोरस नहीं है, उसके गैप से पानी बाहर आता होगा। और आपकी जो उंगली है, मिट्टी में डाल के देखिए बेड में, कि उंगली किस तरह से जा रही है, और उंगली कितनी गीली हो रही है, या उसको कितनी मिट्टी चिपक के आ रही है। ओके। बेड बेड अगर पोरस नहीं है तो ये होने की संभावना होती है। अच्छा अच्छा, ठीक। रेज बेड से पानी बाहर आएगा, लेकिन पोरस है तो ज्यादा अच्छी तरह से बाहर आएगा। अच्छा सर। ओके। उनका तीसरा क्वेश्चन का तो आंसर मैं आपको ग्रुप पे दे दूंगा, उनका नंबर सोर्स के लिए, लोकल सीड्स के। चौथा क्वेश्चन है कि हाउ टू रिचार्ज अ बोरवेल वाटर। well, हाउ टू रिचार्ज बोरवेल इज लॉन्ग टर्म एक प्रोसेस है। 2 टाइप के रिचार्ज होते हैं, एक रूफ वाटर हार्वेस्टिंग होता है जो फिल्टर करके पानी देता है, दूसरा सरफेस वाटर जो है रिचार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके लिए किसी आपको कंसल्टेंट को डिजाइन बना के एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, फिर उससे अच्छी तरह से पानी फिल्टर करके बोर में जाए, ये देखना है। और उसके साथ में वहाँ पे WC का पानी नहीं आना चाहिए,
नहीं तो इकोला के जंतु वहां पे बढ़ जाएंगे पानी में, तो वो नहीं करना है। तो इसके लिए किसी अच्छे आदमी को आपके एरिया में जो होगा वो टेक्निकल है, जैसे घर कैसे बनाए, तो मैं घर कैसा बना बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आर्किटेक्ट लगेगा ना। उसी तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है तो उसके लिए कुछ अच्छी तरह से उसके ऊपर किताब काफी है, उपेंद्र नाथ धोंड के काफी किताब है अच्छे। तो बोरवेल रिचार्ज करना के साथ में सॉइल के भी वाटर रिचार्ज होना चाहिए, यानी सॉइल पोरस होनी चाहिए। पोरेसिटी ऑफ सॉइल वो बन सकती है, और अच्छा पानी बोर में से रिचार्ज हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निक आपको पहले जानना पड़ेगा। आपका रेनफॉल कितना है और कितने समय में पानी गिरता है, आपकी टोपोग्राफी कैसे है, कितना कहाँ से स्लोप है, बोर कहाँ पे, ये सब देख के उसका टेक्निकल गाइडेंस मिल सकता है। ओके सर। अभी तीसरा प्रश्न आगे का प्रश्न अमित जी है, उनका है व्हाट इज द बेस्ट प्लान फॉर अ स्मॉल वेजिटेबल गार्डन of a size 30 feet by 6 feet and what can be the best yield possible with what plan across the season? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आप कुछ बेसिक्स बता सकते हो तो। एक पहला सवाल ये है, अमित जी कौन से रीजन के हैं? क्योंकि हर एक रीजन का क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार वहाँ पे जो वेजिटेबल्स है अलग है, यानी मराठवाड़ा में, विदर्भ में, कोंकण में, पश्चिम महाराष्ट्र में, कहाँ पे ये पहला देखना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी वहाँ की क्या है, तो ये उसके ऊपर उसका जवाब मिल सकता है। अभी एक हम ये ध्यान में लीजिए कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी एक साथ नहीं जाती। क्वालिटी मिलेगी या क्वांटिटी मिलेगी, दोनों में से आप क्या चाहिए चाहते हो देख लो। पेस्ट रेजिस्टेंस, डिसीज रेजिस्टेंस वैरायटी जो है वो लगा के आप पेस्ट और डिसीज का कंट्रोल कर सकते हो। परफेक्ट सीजन में परफेक्ट क्रॉप लगा के पेस्ट कंट्रोल कर सकते हो, और अगर झाड़ हेल्दी है तो उसका अच्छा यील्ड आने की संभावना है। तो वेजिटेबल्स में क्लाइंबर वेजिटेबल्स है, जैसे कि हमने लौकी लगा दी, दूधी लगा दिया, तो दूधी कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 6 मंथ। लेकिन वेजिटेबल जो है सीजन के अनुसार ही होते हैं ज्यादा करके। तो वेजिटेबल्स में हाई यील्डिंग, सबके बिल्डिंग हाई यील्डिंग है वो रीजन में वो फसल है। तो जैसे कि फ्रेंच बीन्स है, मैं कोकण में लगाऊंगा तो अच्छी नहीं आने वाली है, क्योंकि इस रिक्वायर कोल्ड क्लाइमेट एंड ड्राई क्लाइमेट। और हमारे यहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट हो सकता है लेकिन ड्राई क्लाइमेट नहीं हो सकता है, तो उसको डिसीज बढ़ने वाले। तो हर एक क्रॉप जो है वो रीजन के अनुसार ही होता है। तो आपका रीजन कहाँ पे है अमित जी? शायद वो नहीं है अभी हम्म, इसमें डिस्कशन में। ठीक है। ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न के ऊपर जाएंगे। विनीता महेश करके है, उनका प्रश्न है कैन वी प्लांट आंवला और बेल फल का प्लांट नियर बदलापुर? जरूर नियर लगा, बदला जरूर लगा सकते हो। बेल का तो जरूर लगा सकते हो, बेल अच्छा आता है। बेल के 3-4 वैरायटी आप वेंगोला में मिल सकती है। एक छोटे पत्ते की, एक बड़े पत्ते की है। बेल ज्यादा करके जहाँ पे लू है वहां पे गर्मी में होने वाले शरीर के बदलाव कंट्रोल करने के लिए बेल अच्छा काम करता है। या हमारे पेट में जो अमीबिक डेवलपमेंट हो जाती है, जिससे डिसेंट्री होती है, आव हो जाती है, उसके कंट्रोल के लिए बेल इस्तेमाल किया जाता है। या टॉन्सिल्स के, थ्रोट इन्फेक्शन। तो बेल क्यों लगाना है? बेल अच्छी तरह से बढ़ता है, घर के नजदीक नहीं लगाना है, क्योंकि उसके सरफेस रूट ज्यादा होते हैं और वो हमारे कंस्ट्रक्शन के अंदर जाने की संभावना होती है। तो वेंगुर्ला में रीजनल फ्रूट रिसर्च स्टेशन में आपको 4-5 वैरायटी मिल सकती है बेल की, तो जरूर लगाइए। और आवड़े की जो है, आवड़े की एक वैरायटी लगाओगे तो यील्ड नहीं आता है। जितनी वैरायटी आप लगा सकते हो उतने लगानी है अलग अलग, क्योंकि उसके क्रॉस पोलिनेशन है, तो वहाँ पे आवड़ा अच्छा आ जाता है। एक लगाओगे तो नहीं आता है। तो उसमें हाथीजूल है, फ्रांसिस है, चकैया है, आनंद 1, आनंद 2 है, नरेंद्र है। ऐसी वैरायटी कुछ है जो अच्छा यील्ड देती है।
तो वो बदलापुर के नजदीक जरूर हो सकता है, लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है कि मैं बदलापुर में ही हूँ, तो मेरे सराउंडिंग में विद इन 1 किलोमीटर हमने 3 लोगों ने आवड़ा लगाया था। तो एक जो है उन्होंने 2001 आवड़े लगाए थे, 10 साल के बाद कुछ नहीं आया, काट दिए। मैंने आवड़े लगाए थे 15, उसको कुछ नहीं आया, मैं उसके नीचे बैठ के खाना खाता हूँ, आवड़ी भोजन करता हूँ, या क्लाइंबर को सपोर्ट करके यूज कर रहा हूँ। और तीसरे हमारे यहाँ पे जो है, उनके यहाँ पे 2 साल में 2 बार आवड़ा आता है। क्लाइमेटिक कंडीशन सेम, लैंड सेम, रीजन सेम, वैरायटीज आर सेम। ये क्यों ऐसा बर्ताव करता है मालूम नहीं है अभी तक आवड़े का। तो अभी एक ही चांस है कि उनके पास के स्टिक लाके हमें ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा, जिनके यहाँ पे वो सॉइल में अच्छा आ रहा है। दिस इज ए कॉल्ड ए सिलेक्शन। तो आवड़ा आता है, नहीं ऐसा नहीं, आवड़ा जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रजनी जी उनका है, इफ आई एम डूइंग फार्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट आर द थिंग्स और द अरेंजमेंट टू बी डन बिफोर? जो मेरे ख्याल से मैंने पहला सवाल उसका जवाब दिया था वही है कि हमें 3 चीजें कंट्रोल करनी है। नो बर्न, कुछ जलाना नहीं है, मिनिमम टिलिंग, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट मैंने बताया था, ऑर्गेनिक मैटर एंड मॉइस्चर इन द सॉइल। ये अगर हम मेंटेन कर पाए तो आपकी खेती अच्छी बढ़ने वाली है। और बाद में जो हमारा क्रॉप पैटर्न रहता है, वो क्रॉप पैटर्न ऋतु के अनुसार क्रॉप लगाओगे तो अच्छा होगा। यानी गर्मी में मैं धान लगाऊंगा, नहीं तो सर्दी में धान लगाऊंगा तो नहीं होगा। वो सीजन का जो फसल है वही सीजन में हमें लेनी है। बस इतना ठीक ख्याल है। रखो, ऑटोमेटिकली होने वाला है। क्योंकि सुवर्ण 97% ग्रोथ ऑफ द सॉरी प्लांट इट डिपेंड ऑन क्लाइमेट। इज कॉल्ड ए शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे क्रॉप। शॉर्ट डे यानी विंटर, लॉन्ग डे यानी बरसात और गर्मी। तो दोनों के क्रॉप अलग है, दोनों के क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। तो वो सीजन का वो लगाओगे तो अच्छा हो जाएगा। ओके, आगे। सुवर्णा जी है, उनका प्रश्न मराठी में है, भात लावणी झाल्यावर किती दिवसांनी खत टाकायचे? आणि दुसरा प्रश्न त्यालाच लागून आहे की भातामध्ये खूप जास्त तण होतात, ते कमी करण्यासाठी काही टाकावं लागतं का? ते सुवर्णा जी आहेत ना, सुवर्णा मॅडम तुम्हीच विचारा ना प्रश्न. हो, मी तेच माझ्या तरव्यामध्ये ऍक्च्युली खूप जास्त तण आलं होतं. तर हं. काढताना खूप त्रास झाला तरवा काढताना. तर काहीतरी घालायचं राहिलं का असा प्रश्न होता दुसरा. आणि पहिला आता लावलाय भात. तर लावणी झाल्यानंतर किती दिवसांनी आणि कुठलं खत द्यावं लागेल? अभी आपके जो सवाल है थोड़ा सा मैं हिंदी में जवाब दूंगा, चलेगा? क्योंकि बाकी लोगों को बस समझ में आएगा। हाँ, चलेगा. तो कोई भी फसल है, कोई भी वनस्पति 97% हवा के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, पानी के ऊपर और माइक्रोब के साथ बढ़ती है। हमारे सपोर्ट है 3% है फॉर द ग्रोथ, और वो 3% जो है वो नॉर्मली माइक्रोब्स को सपोर्ट है। खाद झाड़ को नहीं होता है, माइक्रोब्स को होता है। तो ये माइक्रोब्स कैसे बढ़ेंगे? तो जब हम कीचड़ बनाते हैं, खरपतवार का नियंत्रण, जो आप जिसको तण बोलते हो, हिंदी में खरपतवार बोलते हैं, उसका नियंत्रण करने की सबसे आसान सिस्टम हमारे पुरखों को ध्यान में आई, यानी कीचड़ बनाओ। तो कीचड़ में पहला सब जीरो हो जाता है और बढ़े हुए धान के प्लांट हम रिप्लांट करते हैं। अभी धान के नर्सरी में घास आने की संभावना ज्यादा रहती है, तो इसके लिए आपकी जो मिट्टी है, मिट्टी कम से कम 4 इंच उल्टी करनी है और रेज बेड बनाना है। तो रेज बेड बनाओगे तो वहां पे जो सीड है, कोई भी सीड, वीड्स का सीड जो है सरफेस के ऊपर आएगा, वही स्प्राउट होता है। तो मिट्टी उल्टी होने की वजह से वो नीचे जाता है और वीड्स कंट्रोल करने में आसानी जाती है। और बेड बना के, बेड के ऊपर कतार में आप सीड लगाओगे तो जो बीच में आया है वो निकाल दो,
तो सब यूनिवर्सिटी, सब सीड प्रोडक्शन प्लॉट के जो यहाँ पे होता है वो इस तरह से नर्सरी बनाते हैं। दूसरी होती है एक आप टाइल्स अगर कहाँ पे होगी, जमीन अच्छी होगी, वहाँ पे प्लास्टिक का ट्रे बनाओ, प्लास्टिक पेपर डाल के उसके अंदर अच्छा कंपोस्ट हुआ मिलने वाला गोबर खाद पीताम्बरी का मिलता है या आपके पास होगा वो लेना है, और उसमें अर्थवर्म खाद डालना है, और 1/3 मिट्टी डालनी है, और वो 4 उंगली मिट्टी डाल के उसके ऊपर आपके पौधे बनाने हैं, तो वो जल्दी अच्छी तरह से बढ़ जाते हैं। और नर्सरी में रिप्लांट होने के बाद आपको जब आप कीचड़ बनाते हो, उस वक्त कीचड़ बनाने के बाद तुरंत अगर 1 गुंठा जमीन को 1 किलो नीम की फली और 1 किलो हड्डी का चूरा डालोगी तो नाइट्रोजन और फॉस्फेट मिलेगा, और वो हमारे पैर से लगाते टाइम हम जब पीछे आ जाते हैं वो जमीन के अंदर जाएगा और रूट्स को मिलेगा, तो धीरे धीरे उसको नाइट्रोजन मिलेगा, तो फिर वो धीरे धीरे अच्छी तरह से धान फसल बढ़ेगी, और धीरे धीरे नाइट्रोजन मिलने की वजह से उसको पेस्ट कम लगेगी। तो खाद जो है मैं कई कुछ सालों से यही खाद डाल रहा हूँ। और दूसरा होता है हमारे बर्न के ऊपर हमने ग्रीन मैन्योर के प्लांट्स लगाए, जैसे गिरी पुष्प है, कुड़ा है, ऐसे प्लांट्स लगाए, और उसकी टहलियाँ तोड़ के हम वो कीचड़ बनाने के बाद डाल देते हैं, तो उसके अंदर ग्रीन मैन्योर बन जाता है। तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आसान है, और आपके यहाँ पे अगर पानी अच्छी तरह से बैठता है तो आप पूसा से एक ब्लू ग्रीन अलगी मंगा सकते हो। जो ब्लू ग्रीन अलगी वहाँ पे डेवलप होने के बाद हर साल वो डेवलप होते रहेगी, और नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स ब्लू ग्रीन अलगी है, और प्लांट अच्छी तरह से बढ़ेगी, सॉइल का कार्बन भी अच्छी तरह से बढ़ेगा। ब्लू ग्रीन अलगी कहाँ पे मिलेगी? पूसा में आप गूगल के ऊपर सर्च करो, उसका एड्रेस मिलेगा। थैंक यू सर। ओके। अगला क्वेश्चन महेश जी है, उनका है, मराठी में ही आहे. शेती अथवा बागायती करताना जर कुठल्याही 3च घटकांवर जर मला लक्ष केंद्रित करायचे असेल, तर ते घटक कुठले? ज्यामुळे उत्पन्नामध्ये वाढ तर होईलच, त्याचबरोबर खर्च देखील कमी होईल. मी मगाशी सांगितलं ते टेम्परेचर कंट्रोल, सॉइल इरोजन कंट्रोल एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यानी अगर हमने वाटर हार्वेस्टिंग किया तो सॉइल इरोजन होने वाला नहीं है। ये 3 चीजें हमें करनी है, और उसके वजह से साथ साथ में वहीं पे ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, तो माइक्रोब बढ़ेगा और मॉइस्चर बढ़ेगा। तो जैसा कि पहला मैंने कहा कि कार्बन परसेंट इन द सॉइल एंड मॉइस्चर परसेंट इन द सॉइल, तो ये जब डेवलप हो जाएगा बिना कुछ किए हुए आपको खुद बढ़ने वाला है। जैसे कि हमारे हिमाचल से लेके अंडमान तक जंगल में वो वहीं पे रिसाइकल हो रहा है, वहीं पे कंपोस्ट हो रहा है। अगर वैसे सिस्टम हम कर पाए तो कम से कम खर्चे में आपकी फसलें अच्छी आ जा सकती है। अभी मेरे यहाँ पे हमने कुछ सालों से गोबर खाद का 1 घमेला भी इस्तेमाल नहीं किया है, तो खाद डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन जमीन का ऑर्गेनिक मैटर मेरा अभी 2 हो गया है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर कितना आप जल्दी बढ़ा सकोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट आने वाला है, और कम से कम खर्चे में होने वाला है। ओके. संजय जी है, उनका प्रश्न है, इज इट मेक एनी डिफरेंस टू प्लांट द लॉन्ग लाइफ ट्रीज एज अ सिंगल or a minimum 2 trees of the same species? Is there any advantage of 2 trees together? कोई भी संजय अभी संजय जी है क्या? आए आए नमस्कार सर. अच्छा पूछिए आप. ये तुम्ही जो कुठूनचे आहात? दीर्घायुषी ट्री रहती है तो उसका जो बफर जोन में और प्लांटिंग होता है, तो एक सिंगल ट्री लगाया तो और 2 लगाया तो उसमें क्या डिफरेंस हो सकता है? बहुत होता है. काम टीम करती है या सिंगल करता है? टीम. टीम करते हैं. उसी तरह से कि कोई कोई झाड़ जो है वो सेल्फ पोलिनेटेड है, कोई कोई झाड़ जो है क्रॉस पोलिनेटेड है. एग्जाम्पल कोकोनट है. कोकोनट के जो फ्लावरिंग आता है तो फ्लावरिंग में मेल फ्लावर पहले 5 दिन ओपन हो जाते हैं
और फीमेल फ्लावर की ओवरी 5 दिन के बाद ओपन होती है, तो वो झाड़ के पोलन उसके ऊपर जाएगा ही नहीं, तो उसको ईल्ड नहीं आएगा। फिर जब तक हमारे यहाँ 2 झाड़ नहीं होंगे, हमारा नारियल का ईल्ड नहीं बढ़ेगा। तो क्लस्टर में कोई जब झाड़ रहते हैं तब ऑटोमेटिकली क्रॉस पोलिनेशन होने की संभावना बढ़ जाती है और ईल्ड अच्छा आता है। एज एग्जाम्पल, कोकण यूनिवर्सिटी ने अभी बताया है कि अगर आप अल्फांसो लगाना चाहते हो आम की वैरायटी, तो उसमें 4-5 अलग वैरायटी के आम लगाओ, तो क्रॉस पोलिनेशन होके आम का अल्फांसो का भी ईल्ड बढ़ेगा, क्योंकि हर एक प्लांट इंटर डिपेंडेंट रहता है। तो वो पोलिनेटर जो है, चींटी भी है, मधुमक्खी भी है, फ्लाइज भी है अलग अलग, विंड भी है, और जो सेल्फ पोलिनेटेड है वो उसको हवा भी है, बारिश भी है। तो कम्युनिटी काम करती है, कंपेनियन काम करता है। तो अलग अलग लगाने से कम 2 झाड़ लगाने हैं। और हमारे यहाँ पे ट्राइबल्स की एक सोच है, वो बोलते हैं अकेला रहेगा तो डरता है, उसके फैमिली का कोई रहेगा तो वो एक दूसरे को बोलते हैं हम है ना, डरो मत, हम है ना, डरो मत। तो हर एक के 2 लगाने हैं कम से कम। ठीक है संजय जी? हाँ, धन्यवाद गुरुजी। और 5-3 ऑलरेडी हो चुके हैं, एक 5-10 तक हम लोग करेंगे, चलेगा? हाँ, मुझे कम? कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5-10 तक करेंगे। सही हम्म। जी है नहीं, क्या? अभी उन्होंने अभी पहले अभी 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 एक संतोष, एक काम करो, अभी जो यहाँ पे प्रेजेंट है उनको सवाल पूछने को पूछो। हाँ, वही अभी उसमें से मैंने चैट में से ही सवाल ले रहा हूँ। सही जी, आपने इनिशियली कुछ क्वेश्चन डाला था, मुझे समझा नहीं, अगर आप खुद अनम्यूट करके पूछोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, श्योर। और एक्चुअली जब शुरुआत में सर बात कर रहे तुमचा थे तुमचा कि तुमचा मोबाईल, तुमचा व्हिडिओ ऑन करा ना, मला तुमचा चेहरा दिसत हाँ, नाहीये. सॉरी. बरं, बरं. ऑन करते. हां. हम्म, हम्म. दिसतंय का विचारा. सर? हो, दिसतोय, बोला. हां, नाही सुरुवातीला तुम्ही एक स्टेटमेंट केलं होतं, की काही गोष्टी आपण इव्हन आपल्याला जरी आपण शेतावर राहतोय किंवा आपल्याला लाईफस्टाईल बदलायची, तर खूपशा गोष्टी आपण अजूनही चेंज करू शकत नाही. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सोप युसेज म्हणाला, जिथे आपण अजूनही केमिकल्स वगैरे आपल्या घरामध्ये वापरतो आणि ते आपल्या जमिनीत जातात वगैरे. त्याच्यामुळे तुम्ही आणखीन एक म्हणाला होता, की मूंगफली तेल जैसे की साबुन है, मूंगफली तेल. मूंगफली तेल हे तुम्ही का म्हणाला अर्बन लाईफस्टाईल? कारण आमच्या इथे तर अपन हम मूंगफली ग्रो करते हैं, हम उसका तेल बनाते हैं, तो फिर वो क्यों अर्बन लाइफस्टाइल में आपने वो मुझे एक क्वेश्चन आया था मन में, इसीलिए मैंने पूछा. 2 सवाल है. बिकॉज इट इज इसके 2 जवाब है. एक, जो मैं बाजार से तेल ला रहा हूँ उसमें मिलावट है, और हमारी बीमारियां से 30% बीमारी तेल की वजह से है. नंबर 1, मेरे खेत में मैं मूंगफली नहीं बनाता, मैं कोकोनट बनाता हूँ, तो मुझे अभी कोकोनट ऑयल की आदत बनानी है. बचपन से मेरे मेरे खाने में मूंगफली का तेल है, तो मुझे मूंगफली की आदत है. और मुझे जो आदत है, मेरी आदत बदलाव करने के लिए मेरी बीवी भी बहुत मदद करने वाली है. अगर वो भी मूंगफली को पसंद करती हो तो गड़बड़ है. तो फिर हमने अभी, हमारे ये साल से 2 साल हो गए, हम हमारे यहाँ पे हफ्ते का 3 दिन का खाना कोकोनट ऑयल पे ऊपर बना रहे हैं. और कोकोनट ऑयल हमारे यहाँ इट पे इज बदलापुर में लाकड़ी घाना है, उसके पास से बना के लाते हैं. कोकोनट हमारे घर का है, तो हमारे हाँ, घर का, हमारे तो घर मैं की जो वही पूछ फसल रही है. थी कि अगर आपके घर अगर मेरे फार्म पे मैं ग्राउंडनट बना रही हूँ और उसका मैं वुड प्रेस्ड ऑयल बना के लेती बिल्कुल हूँ, तो बिल्कुल क्या बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया है. उसमें कोई दिक्कत नहीं है? आप बोल रहे हैं जो हम बाहर से खरीदते हैं और जो हाँ, रिफाइंड सुपर सस्ते, रिफाइंड होता है, रिफाइंड और फिल्टर किया तो समस्या है. सस्टेनेबिलिटी. रिफाइंड और राइट. फिल्टर इज ए प्रॉब्लम. अभी उसकी छोटी मशीन ओके. आती है जो 20-25 हजार को मिलती है. आप हफ्ते भर का तेल निकालो उससे, मूंगफली का, और खा लो. बस फिल्टर करने की जरूरत नहीं, रिफाइंड करने की जरूरत नहीं. आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, स्किन अच्छी हो जाएगी, बाल भी अच्छे हो जाएंगे. और जो मूंगफली की जो फली बाकी रहने वाली है, उसकी चिक्की बना के खाओ. उसका हमने तो एक्चुअली पेंट बनाया कैटल के लिए. हाँ, तो पेंट जो है ना, पेंट खाद के लिए भी यूज हो सकते हैं, एनिमल्स फूड के लिए भी यूज हो सकते हैं, ह्यूमन फूड के लिए भी यूज हो सकती है. प्रायोरिटी आपको डिसाइड करनी ओके. है. राइट. ओके.
थैंक यू सर, मुझे समझ में आया आप क्या बोल रहे हैं। ओके। थैंक यू। नंद कुमार भी जी है हमारे यहाँ पे, उन्होंने बोला है कि ट्री प्लांटेशन का बेस्ट तरीका कैसे कैसे प्रॉपर ट्री प्लांटेशन कर सकते हैं साइंटिफिकली। कहाँ पे है? ग्रुप में है नंद कुमार जी, आप अनम्यूट करके कुछ पूछ सकते हो इफ यू आर इन द ग्रुप। हाँ हाँ, आए। हाँ मैं बोले। शोलापुर से हूँ। हाँ। और मैं अभी ऑर्गेनिक खेती शुरू कर रहा हूँ, तो पहला काम मुझे करने का है कि ट्रीज प्लांट करने का है। अभी दिस इज द राइट टाइम। तो शोलापुर साइड में कौन से ट्रीज अच्छे रहेंगे? सोलापुर साइड में आपको ट्रीज कौन से और किसके लिए चाहिए उसके ऊपर ये है। आईकॉस करके एक संतोष ग्रुप के ऊपर उनका ये डालेगा नंबर। आईकॉस करके एक संस्था है, उन्होंने हर तालुका के नेटिव प्लांट्स कौन से है, अभी वहाँ पे कौन से है, कौन से होने की संभावना, उसकी लिस्ट डाली है। तो आईकॉस आप सर्च करके देख सकते हो कि आपके सोलापुर में कौन से तालुका में हो आप, वहाँ पे कौन से नेटिव हो सकते हैं, ये आपको देखना है। और आपकी मिट्टी अगर ब्लैक डेकन कॉटन सॉइल है तो उसको क्रैक जाते हैं गर्मी में, तो जड़ें टूटने की संभावना होती है। तो उसके लिए आपको ज्यादा करके प्रयास ये करना है, सीड से अगर हम प्लांट वहां पे बना पाए तो सर्वाइव होने की संभावना ज्यादा होती है। और उसको सीड से बना के अगर हम वहां पे ड्रिप की सिस्टम या इरिगेशन सिस्टम कम से कम 2 साल उसको प्रोटेक्टेड इरिगेशन कर पाए, फिर वो बढ़ सकते हैं। अगर आपको प्लांट नर्सरी से खरीद करके लगाने हैं तो फिर उसको आप जैसे कोई खंबा लगाने के लिए हम खड्डा करते हैं 9 इंच विड्थ और 2 फीट डेप्थ, उसी तरह से खड्डा करना है। उसमें गोबर खाद या फार्म यार्ड मैन्योर कंपोस्ट खाद और 50% सॉइल, और उसमें से एक पाव किलो नीम की फली और पाव किलो हड्डी का चूरा डालोगे, उसमें 100 ग्राम मिनिमम चाहिए, और उसके ऊपर प्लांट लगा दोगे तो अच्छी तरह से बढ़ेगा। और साथ में लगाते वक्त एक बॉटल, जो पानी की बॉटल आती है, वो उसका बेस काटना है, और जो उसका ढक्कन है उसको होल गिरा के वो बॉटल भी उसके साथ में जमीन में गाड़ देनी है, उसका बॉटम ऊपर करके, और उसमें से पानी आपको दोगे तो वो पूरे के पूरे पानी रूट्स को मिलेगा। इट्स कॉल्ड एज सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम। तो कम पानी में आपके यहाँ पे प्लांट अच्छे बढ़ेंगे, और सीधा रूट्स को पानी मिलने की वजह से रूट्स और प्लांट अच्छा बढ़ेगा। ठीक है, और एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं जो मुझे लगा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। स्वरूपा जी ने पूछा है, जो सभी फार्म पे प्रॉब्लम है, व्हाट इज द रेमेडी फॉर द स्नेल अटैक? एक्चुअली कुछ नहीं है, क्योंकि उसके जो पॉइजन है, उसको पॉइजन मिलता है स्नेल किलर करके, तो वो पॉइजन जमीन में रहने वाला है। मैं गए 4 सालों से प्रयास कर रहा हूँ, मेरे मानसून क्रॉप और विंटर क्रॉप 4 सालों से स्नेल पूरी खा रही है। तो अभी लास्ट सॉल्यूशन जो है केमिकल का, मैं उसके ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि वो नेटिव ना होने की वजह से उसको एनिमी नहीं है, नेचुरल एनिमी नहीं है। अभी हमारे यहाँ पे 2 सालों से फेजन क्रो यानी भारतध्वज उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, खा रहा है, लेकिन हर रोज वो खाने के बाद उसको भी दिल भर गया है स्नेल खा खा के, और दूसरा कभी दूसरा खा लेता है। तो स्नेल का कोऑपरेटिव मूवमेंट के ऊपर सब मिलके करोगे तो रिजल्ट आता है। सबसे आसान तरीका है जैगरीन के पानी में गोनी भिगा के रिझल्टवाल्यानी रखो। जेव्हा गीझर काढला इथून, तो तेव्हा त्यांनी मग ती आणि ही लाईन तो जैगरीन के पानी में बोरी डुबानी है, और वो रख देने फार्म पे जगह जगह पर। उसके नीचे दिन में आपको स्नेल्स मिलेगी, इकट्ठा करना है। और फिर हमने मार दोगे तो बहुत बदबू आती है, तो हमने क्या किया कि एक प्लास्टिक की अच्छी बकेट ली, उसके अंदर वो सब डाल दिए, और ऊपर से कांच रख दिए, और वो धूप में रखने की वजह से वो सब सफोकेशन हो के मर गई। और फिर वो मरी हुई स्नेल्स हमने प्लांट को दे दी, सरफेस के ऊपर डाल दी, तो फिर उससे कैल्शियम मिल गया और खाद मिल गया झाड़ों को। तो स्नेल्स का कन्वर्शन हमने खाद में बना दिया।
तो ये सिस्टम करनी पड़ती है और रात को स्नेल बाहर आती है तो बैटरी लेके पकड़नी है। अभी हमारे एक अच्छी खेती करने वाली पूना की लेडी है, उन्होंने वो पकड़ के थोड़ा सा डैमेज करके मुर्गियों को खिलाया, मुर्गियों के अंडे बढ़ गए। वो सर्जिकल हैंड ग्लोव डाल के पकड़ना है, उसको थोड़ा सा डैमेज करना है, मुर्गियों को खिलाना है। तो उसका तो नुकसान तो होने वाला है ही, लेकिन नुकसान से फायदा भी होने की संभावना है। तो ये हमारे पास कितना लेबर है, कोई लोग बोल रहे हैं कि उसके ऊपर नमक डालो, कोई बोल रहा है कि साबु के पानी में डालो, कोई बोल रहा है चूना डालो, कोई बोल रहा है नमक डालो। तो खेत में नमक कितना डालोगे, चूना कितना डालोगे? उससे अच्छा कलेक्ट करो और बकेट नहीं है, सीधा अच्छे प्लास्टिक के बोरी में बंद कर दो, पैक करो, ऊपर से रस्सी से बांध दो, धूप में रख दो, मर जाती है। लेकिन कलेक्ट करना पड़ेगा। थोड़ी यस, डन। तो इस सर, वक्त के लिए इतने क्वेश्चंस ठीक है, क्योंकि सर का इसके बाद भी एक लेक्चर है जो कृषि पाठशाला का, तो हम लोग अभी स्टॉप करते हैं क्योंकि उनको थोड़ा वापस 2 घंटे बात करनी है। तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे आप ग्रुप पे वापस डाल सकते हो, जैसे सर को टाइम मिलेगा वो दे देंगे। और जो भी इसका रिकॉर्डिंग रहेगा हम लोग यूट्यूब पे डालने ही वाले। और ये जो सेशन है वो हर महीने के लास्ट सैटरडे डेफिनेटली रहेगा। तो आपके अर्जेंट कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन डीएम सर, जब उनको टाइम मिलेगा तब वो रिप्लाई कर देंगे, या फिर ग्रुप पे भी डाल सकते हो। सभी का शुक्रिया और सभी को धन्यवाद। धन्यवाद, बेस्ट लक। Thank you, sir. Thank you.